وہ میری ज़िंदगी का अहम तरीन दिन था। मुझे सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के दरमियान दुश्मनों के भट्ट में घुसकर एक इंतहाई अहम मिशन की तकमील की बुनियाद फराहम करना थी। शाम का वक्त था, मजदूर छुट्टी करके घर जा रहे थे। बाहर कंपनी की गाड़ियां कतार लगाए खड़ी थीं और मजदूर उनमें बैठ रहे थे। प्लांट के अंदर कुछ लोग मौजूद थे जो अब भी काम कर रहे थे। प्लांट के अंदर काम करने वाले उन लोगों में मैं भी शामिल था। मेरे जिस्म जान में हर रगोपै में सनसनी जैसे खून के साथ गर्दिश कर रही थी। मैं एक अहम तरीन मिशन की तकमील के मराहिल में दाखिल हो रहा था। वो अहम तरीन मिशन मेरी जिंदगी के दूसरे अहद का नुक्ताए आगाज था। जिंदगी का दूसरा अहद जो मेरे लिए सरासर अतियाई खुदाबंदी था। सुबह से ही मेरा ये हाल था। उस वक्त से जब मैं बस से उतरकर गेट की तरफ बढ़ रहा था, उसी वक्त मेरे रगोपै में ये सनसनी दौड़ रही थी। मेरे जिस्म पर मौजूद सफेद डांगरी की जेबें कुओं जैसी गहरी थीं और उन जेबों में जो कुछ भी था उससे पूरे इसराइल में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचने वाला था। सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सलामी, सुना है तुम्हारा मौजूदा काम मुकम्मल होने वाला है। मैं भी मुस्कुराया, कहा हाँ जेरल्ड, तुमने ठीक सुना है। फिर दिल ही दिल में कहा, जहां तक मेरे काम का ताल्लुक है वो तो आज ही मुकम्मल हो जाएगा। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ प्लांट में दाखिल हो गया। मैं सोच रहा था, अगर गार्ड को मेरा असल नाम मालूम हो जाए तो उस पर क्या गुजरेगी, और अगर उसे ये पता चल जाता कि मैं वहाँ क्या काम कर रहा था तो शायद उसका हार्ट फेल हो जाता। वो बेचारा तो मुझे नूरी सलामी समझ रहा था। नूरी सलामी प्लांट में मुलाजिम था। नस्लन वो अल-जज़ायरी था, मगर उसका ताल्लुक अल-जज़ायर के उन बाशिंदों से था जो तरक वतन करके फ्रांस में आबाद हो गए थे और अब फ्रांस ही उनका वतन था। गार्ड को ये मालूम नहीं था कि असल नूरी सलामी इस वक्त फ़लस्तीनी मुजाहिदों की तहवील में है। वो तो शायद इस बात से भी नावाकिफ थे कि फ्रांस में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की सरबराही अहमद रुश कर रहा है। अहमद रुश जो इसराइल में सफ़े अव्वल के एक फ़लस्तीनी दहशतगर्द की हैसियत से जाना जाता था और दुनिया का हर यहूदी उसके खून का प्यासा था। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो गार्ड यकीनन मेरे नाम से वाकिफ रहा होगा। मेरा नाम सिर्फ इसराइलियों के लिए ही अहम नहीं रहा था, बल्कि माजी में मैंने जो कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए थे उनकी वजह से इसराइलियों के मगरबी हलीफ भी मेरे नाम से लर्जा बरंदाम रहने लगे थे। आप पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। आप में से हर शख्स मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और मैं भी आपको आपके तमाम जज्बों समेत जानता हूँ। मैं तो आपका आईना हूँ, आपके जज्बाए जिहाद की तस्वीर हूँ, आपके शौक़ शहादत का अक्स हूँ। आप ही की तरह मैं भी अर्ज़ बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के नापाक कदमों से महफूज रखने का ख़्वाहां हूँ। मस्जिद अक्सा की हुर्मत के पासबानी करने वाले खुद्दाम की फहरिस्त में एक अदना कारिंदे की हैसियत से अपना नाम दर्ज करवाना ही मेरा मकसद हयात है। आप सब, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी मुझे उसी तरह जानता और पहचानता है जैसे खुद अपने आप को पहचानता है। मैं आपका आलमे इस्लाम का सिपाही हूँ। हर मुसलमान की तरह मेरे दिल में भी जज्बा जिहाद एक नन्ही सी चिंगारी की सूरत में मौजूद था। मैं दुनियादारी के हंगामों में उलझता तो शायद ये चिंगारी बुझ कर राख हो चुकी होती, लेकिन एक छोटे से हादसे ने उस हकीर सी चिंगारी को भड़का दिया था और अब ये एक ऐसी आतिश शौक में तब्दील हो चुकी थी जो कभी सर्द नहीं होती। मैं एब्रन हॉल के उस खूबसूरत सानहे को दोहराऊंगा नहीं जिसने मेरी जिंदगी में एक अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया था। एब्रन हॉल वाले सानहे समेत आप मेरी जिंदगी की किताब के हर वर्क से उतना ही वाकिफ हैं जितना मैं खुद हूँ। अपनी जिंदगी के पहले अहद का हर वो वाक़या मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ जो जरा सी भी अहमियत का हामिल है। मैंने अपनी दास्तान में अपने उन तमाम भाइयों को शामिल किया जिन्हें अगर हालात मयस्सर आ जाते तो शायद उनके कारनामों के सामने मेरी कारकर्दगी भी मांद पड़ जाती। मैं जानता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों के दिल अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए किस तरह धड़कते हैं। वो पूरे आलम इस्लाम के हर वाक़े से किस तरह मुतासिर होते हैं। उनका बस चले तो किसी भी मुसलमान की तरफ बदनीयती से उठने वाले हाथ तोड़ डालें। जो उनके किसी मुसलमान भाई की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखे उसकी आंख निकाल कर फेंक दें, लेकिन उन्हें कोई मौका ही नहीं मिला। जिस तरह यहूदियों के खिलाफ बरसरे पैकार रहना मेरा मिशन है, उन्हें हर कदम, हर महाज, हर गली कूचे में ज़िक पहुंचाना मेरा अव्वलीन मकसद है। उसी तरह मैं अपनी काविशों और जहद मुसलसल की दास्तान हर मुसलमान तक पहुंचाना भी अपना फ़र्ज समझता हूँ। मुझे एहसास है मैंने गैर मामूली ज़िंदगी बसर की है। अगर एब्रन हॉल वाले वाक़े से कबल कोई शख्स मुझे बताता कि तुम अपनी आइंदा ज़िंदगी में क्या कुछ करने वाले हो तो मैं उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। मैं तो बहुत अमन पसंद आदमी था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में किसी से ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं की थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी पुरखतर ज़िंदगी बसर करूँगा। मैंने तो खुद को हमेशा बहुत कम हौसला जाना था। आम लोगों की तरह मैं भी हंगामों से खौफजदा रहने वाला आदमी था। मुझे नहीं मालूम कि कुदरत ने मुझ में कितनी सलाहियतें पोशीदा कर रखी हैं।
कोई भी अपनी सलाहियतों से बाखबर नहीं होता। मुमकिन है मेरी दास्तान पढ़ने वालों में से बाज़ लोगों को मेरे बयान किए हुए बाज़ वाक़यात गैर यकीनी मालूम होते हों। वो मेरी दास्तान हयात को महज किसी मुसन्निफ़ के ज़ोर कलम का नतीजा समझते हों, मगर बेशतर लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं अपनी दास्तान हयात को गैर यकीनी करार देने वाले हजरात को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। अपने सर अंजाम दिए हुए बाज़ कारनामों पर मुझे खुद भी हैरत होती है। अगर यही वाक़यात किसी और के साथ पेश आए होते और ख़ुद मैंने उन्हें कहीं पढ़ा होता तो शायद मैं खुद उन पर यकीन करने को तैयार ना होता। लेकिन ये बेयकीनी क्यों? आखिर हम आए दिन अखबारात में गैर मामूली खबरें पढ़ते रहते हैं। लोग मुहय्यरुल उकूल कारनामे अंजाम देते रहते हैं। डकैती की बड़ी बड़ी वारदातें होती रहती हैं। हजार हिफाजती इंतजामात के बावजूद तैयारे अगवा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात मुजरिम बड़ी बड़ी हुकूमतों को ब्लैकमेल कर जाते हैं, और एक ऐसी हुकूमत जिसके पास हर किस्म की कुव्वत मौजूद होती है वो मुट्ठी भर लोगों के सामने बेबस हो जाती है। ऐसे कारनामे सर अंजाम देने वाले भी तो इंसान ही होते हैं, मेरी तरह, आपकी तरह, हम सब की तरह। तो फिर हम महज इस बुनियाद पर क्यों किसी हकीकत को झुटलाएं कि वो आम डगर से हट कर है? और फिर यूं भी तो है कि कुदरत हमेशा हक का साथ देती है। कुदरत ने अरबों को उनकी तन आसानी की सजा ये दी कि उन पर यहूदियों को मुसल्लत कर दिया, और फिर उन्हीं ने हत्ते फ़लस्तीनियों को एक ताकतवर हुकूमत के मुकाबिल ला खड़ा किया। फ़लस्तीनियों की गोरीला कार्रवाइयों ने इसराइली हुकूमत को आजिज कर रखा था। तमाम तर वसाइल मैसर होने के बावजूद इन कार्रवाइयों का तदारुक करने से आजिज और लाचार रहीं। मुझे यकीन है कि आप मुझे पहचान गए होंगे। जी हाँ, मैं अली यार खान हूँ। ये मेरी जिंदगी का दूसरा अहद है। अल्लाह ने मुझे मौत के चुंगल से निकाला, मुझे दूसरी जिंदगी अता की, और इस बुनियाद पर मुझे यकीन है कि उसे मुझसे कोई बड़ा काम लेना मकसूद है। अपनी जिंदगी के पहले अहद में मैं इसराइल की कैद में था। उस कैद से फरार होने का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आम हालात में तो शायद फरार का कोई इम्कान होता भी, मगर जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया था उसके बाद मुझे उनसे किसी नरमी की तवक्को नहीं थी। हथकड़ियों और बेड़ियों समेत फरार होने का ख्याल भी दीवाने की बढ़ होता, और इस बात का भी कोई इम्कान नहीं था कि काल कोठरी से बाहर कभी मुझे बेड़ियों और हथकड़ियों से आज़ाद भी किया जा सकता है। लेकिन मुकद्दर के लिखे को कौन मिटा सकता है? मैं आज भी सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। क्या जरूरी था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भेजी गई टीम के सामने मुझे ही पेश किया जाता? यह भी एक इत्तेफाक ही था कि मैं उस स्टीफन एवान से वाकिफ था। ये तो मुझे याद नहीं कि मैंने उसकी तस्वीर कहाँ देखी थी, ताहम जहन पर जरा सा जोर देने से मुझे ये याद आ गया था कि वो इंतहाई गैर जानिबदार किस्म का आदमी है। अगर मैं उसे ना पहचानता तब भी होना तो वही था जो हुआ। उसके अंदाज से साफ जाहिर हो गया था कि उसे उस जनरल पर भी बरतरी हासिल है जो वहां का बेताज बादशाह था। मैंने सर झटक कर सोचों से छुटकारा पाया और गिरदोपेश का जायजा लिया। मेरा ये मिशन बहुत अहम था। बाहर एयरपोर्ट की रोशनियां जलना शुरू हो गई थीं। मिराज तैयारों का एक स्क्वाड्रन फजा में अंग्रेजी हुरूफ वी तश्कील देते हुए परवाज कर रहा था। बाहर कंपनी की बसें अमले को ले जाने के लिए तैयार खड़ी थीं। छुट्टी करके निकलने वाले अफराद उन बसों में बैठ रहे थे। अंदर प्लांट में इजाफी दूधिया रोशनियां ऑन हुई तो मैं चौंक पड़ा। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। एक और अल जज़ायरी ओवर टाइम के लिए रुका था। मैंने उसे देखा तो न जाने क्यों वो गड़बड़ा गया और मुझसे नजरें चुराने लगा। अब मैं आहनी मचान पर बैठे हुए अजीमुल जुस्सा परिंदे के सामने था। वो अजीमुल जुस्सा परिंदा जिसे दुनिया कॉनकोर्ड के नाम से जानती है। अपनी मचान पर बैठा हुआ वो परिंदा बज़ाहिर उड़ने के लिए तैयार नजर आता था, लेकिन मैं जानता था कि अभी उसकी वायरिंग फाइनल होना बाकी है। वायरिंग फाइनल करने के दौरान ही मुझे अपना काम दिखाना था। मैं सीढ़ियां चढ़कर आहनी मचान के सबसे बुलंद प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और रेंगता हुआ उस चरखी की तरफ बढ़ा जो 12 फुट ऊंची दुम के मुतवाजी कायम की गई थी। दुम के करीब रंग रोगन से महरूम एल्युमिनियम की एक प्लेट पर प्रोडक्शन नंबर दर्ज था 4X LPN। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। छुट्टी हुए 10 मिनट हो चुके थे। अब मेरे काम करने का वक्त आ गया था। दूसरी शिफ्ट में काम करने वाले आते तो वो मुझे जहाज की दुम वाले हिस्से में बंद कर देते जो टेल सेक्शन कहलाता है। मैंने चरखी से लटका हुआ क्लिपबोर्ड थामा और जल्दी जल्दी उसका जायजा लिया। फिर मैंने पलटकर अपने कंधों के ऊपर से अकब में देखा। नीचे वही अल जज़ायरी खड़ा था जिसने चंद मिनट कबल मुझसे नजरें चुराई थीं। मेरे चेहरे पर पसीना नमूदार हुआ। फिर फैक्ट्री के सर्द माहौल ने उसे खुनक कर दिया। मैंने आस्तीन से अपना चेहरा पहुंचा। जहाज के शिकमी हिस्से में जहां सीढ़ियां जड़े शहतीर खड़े थे वहां बाज जगहों पर बॉडी वर्क मुकम्मल नहीं था। मैं सीढ़ियों वाले 2 शहतीरों के दरमियान घुस गया। मैंने 11 नंबर ट्रिम टैंक के एन ऊपर पांव जमाए। फिर मैं झुककर कछुए की तरह चलता हुआ प्रेशर बल्क हेड की तरफ बढ़ा जिसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था।
ऊपर कैबिन पर सफेद रोशनी वाले बल्ब नस्ब थे जो काम करने वालों को मदद देते थे। एक लाइट जहाज के दुम में भी नस्ब थी। मैं चाहता तो उस लाइट को रोशन कर सकता था, मगर मैंने दानिस्ता उसे रोशन नहीं किया और जहाज के दुम वाले हिस्से में नीम तारीकी में बल्क हेड के पास खड़ा रहा। फिर मैंने खनकार कर गला साफ किया और कदरे बुलंद आवाज में पुकारा, इंस्पेक्टर लावेल। आवाज सुनकर तवील कामत फ्रांसीसी मेरी तरफ मुड़ा। वो इमरजेंसी डोर का मुआयना कर रहा था। उसने चह कर कहा, अरे सलामी, ये तुम चूहे की तरह अंधेरे में क्या कर रहे हो? उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने जवाबन मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मेरा आसाबी तनाव बहुत बढ़ गया था। आसाबी तनाव बढ़ जाने की वजह खौफ हरगिज नहीं था। मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र लाहक थी कि मेरा मिशन खुश उसलूबी से मुकम्मल हो जाए। हमारे पूरे मंसूबे का दारोमदार इसी कामयाबी पर था। जो काम मुझे करना था उसका कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया था, और अगर मैं खुदा न खास्ता किसी वजह से नाकाम हो जाता तो पूरा मंसूबा धरा रह जाता। मैंने क्लिप बोर्ड लहरा कर इंस्पेक्टर को दिखाया। मैंने पूछा, ये अब फाइनल होने वाला है ना? इंस्पेक्टर लावेल ने टॉर्च की रोशनी बल्क हेड पर डाली और वहीं से उसका सरसरी मुआयना किया। फिर उसने दूसरा हाथ बढ़ाकर क्लिप बोर्ड मुझसे ले लिया और तेजी से उसके वरक उलटने लगा। वो इंस्पेक्शन शेड्यूल के मामले में अल जज़ायरियों पर भरोसा करने का कायल नहीं था। उसने हर सफ़े पर हर इंस्पेक्टर के दस्तखत खास तौर पर चेक किए, हर इंस्पेक्टर का तबसरा पढ़ा। मैं पुरसकून अंदाज में खड़ा रहा। इन सब चीज़ों की तरफ से मुझे कोई खतरा नहीं था। सब कुछ असली था, लिहाजा फिक्रमंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और फ्यूल टैंक इंस्पेक्शन मामूल के मुताबिक था। इंस्पेक्टर लावेल का अपना शोबा स्ट्रक्चर था, जहाज का ढांचा। उसने खुद अपने रिमार्क्स पढ़े और बोला, हाँ, तमाम इंस्पेक्शन हो चुके हैं, सब ठीक है। मैंने पूछा, और मेरा काम? मेरा मतलब है जहाज में बरकी तनसीबात का काम। उसने तारीफी लहजे में कहा, तुम्हारी कारकर्दगी शानदार रही है। बरकी तनसीबात का काम मुकम्मल हो चुका है और आज इसे सील कर दिया जाएगा। उसने क्लिप बोर्ड दोबारा मुझे थमाया और मुझे गुड नाइट कहता हुआ बाहर चला गया। मैंने क्लिप बोर्ड अपनी बेल्ट से लटकाया और शहतीरों के नीचे झुककर बड़ी एहतियात से आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने के दौरान मैं वक्फे से पलटकर अकब में भी निगाह डालता जा रहा था। इंस्पेक्टर लावेल वापस जा चुका था और इंसुलेटर्स अपने अपने औजार संभाल कर वापसी की तैयारी कर रहे थे। फिर किसी ने कैबिन की बेशतर रोशनियां बुझा दी। कैबिन की रोशनियां बुझ जाने के बाद जहाज के टेल सेक्शन में छाया हुआ अंधेरा और ज्यादा गहरा हो गया। मैंने डांगरी की जेब से टॉर्च निकाल कर रोशन की और उसका रुख खोखली दुम की तरफ करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उस मकाम तक पहुंच गया जहां दुम के दोनों हिस्से मिलते थे। अजीमुल जुस्सा कॉनकोर्ड तैयारे का मुस्तकबिल मेरे आइंदा 5 मिनट के अमल से वाबस्ता था। मैंने अपनी डांगरी की फूली हुई जेबों में से एक जेब से स्याह रंग का इलेक्ट्रिकल बॉक्स निकाला। ये बॉक्स अपने साइज के एतबार से सिगरेट के पैकेट के बराबर था। बॉक्स के ऊपर धात की एक नंबर प्लेट थी जिस पर CD 1326521 SFNEA तहरीर था, लेकिन वो बॉक्स उस नंबर प्लेट के मुताबिक हरगिज नहीं था। डांगरी की ऊपरी जेब से मैंने अपॉक्सी की ट्यूब निकाली और एल्युमिनियम की एक प्लेट पर ग्लू लगा दिया और बॉक्स को पूरी ताकत से जहाज की एक साइड पर चिपका कर कुछ देर दबाव डालता रहा। फिर मैंने बॉक्स में से टेलीस्कोपिंग एंटीना खींचा और उसे इस हद तक बाहर निकाला कि वो दुम की आहनी साइडों से हटकर बाहर निकल गया। इस काम की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने अपनी पोजीशन तब्दील की और दुम के अंदर दाखिल हो गया। टेल सेक्शन में गर्मी मेरी तवक्को से बहुत कम थी, फिर भी मेरी पेशानी पसीने से तर हो गई। मैंने चाकू की मदद से एक सब्ज तार छीला जो टेल लाइट से मुंसलिक था। फिर मैंने उस रंग का एक तार अपनी जेब से निकाला। तार के एक सिरे से सिगरेट के साइज का एक धाती सिलेंडर मुंसलिक था, दूसरे सिरे पर महज तांबे का एक तार था। मैंने उस सिरे को नेविगेशन लाइट वायर से मिला दिया और फिर बड़ी एहतियात से उस पर टेप लपेट दिया। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया। सब्ज तार मेरे हाथ में था। दुम के अंदर रंग बिरंगे तारों का जाल बिछा हुआ था। मैंने उस सब्ज तार को भी तारों के उस जाल में मिला दिया। फिर मैं उस तार को 11 नंबर के ट्रिम टैंक में ले गया। नीचे खड़े हुए मजदूर मुझे साफ नजर आ रहे थे। दुम के अंदरूनी हिस्से में गर्मी के अंदर काम करने के बाद पसीना मेरे चेहरे पर पानी की तरह बह रहा था। मुझे खदशा महसूस हुआ कि पसीने के कतरे उनमें से किसी पर न जा गिरें, मगर खैरियत गुजरी और किसी ने सर उठाकर न देखा। दूसरी जेब से मैंने सफेद पुडिंग जैसा प्लास्टर निकाला। उसका वजन करीबन आधा किलोग्राम रहा होगा। मैंने बड़ी एहतियात से उस मादे को 11 नंबर फ्यूल टैंक के ऊपर चिपका दिया। फिर मैंने टटोल कर सब्ज तार निकाला और उस वक्त तक खींचता रहा जब तक उससे मुंसलिक सिलेंडर मेरी उंगलियों से मस नहीं हो गया। मैंने सिलेंडर को प्लास्टर में घुसाया और प्लास्टर से उसे अच्छी तरह ढक दिया। उसी वक्त दूसरी शिफ्ट की घंटी बजी। घंटी की आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। मैं जल्दी से उठा और अपने पसीने से तरबतर हाथ डांगरी पर पहुंचे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता दुम के उस हिस्से की तरफ आया जो बिल्कुल सामने था।
वहां से मैंने आहनी मचान के सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाई। अपना पूरा काम निपटाने में मुझे सिर्फ 4 मिनट का मुख्तसर सा अरसा लगा था, मगर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे सदियां बीत गई हों। कुछ यूं भी था कि 4 मिनट के इस मुख्तसर से काम के लिए तवील मंसूबाबंदी की गई थी जो कई महीनों पर मुहित थी। उस वक्त दूसरी शिफ्ट के 2 कारीगर आ पहुंचे। उनका काम पेच कसना था। उस प्लेटफॉर्म पर मुझे देखकर उनकी निगाहों में तजस्सुस उभरा, मगर उस वक्त तक मैं खुद पर पूरी तरह से काबू पा चुका था। उन दोनों में से एक फ्रांसीसी था और दूसरे शख्स का ताल्लुक अलजायर से था। अलजायरी ने हाथ उठाकर जहाज की दुम की तरफ इशारा करते हुए फ्रांसीसी जबान में मुझसे पूछा, ये तैयार है? एक लम्हे को तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मुझे यूं लगा जैसे वो मेरे काम के मुताल्लिक पूछ रहे हों, लेकिन मैंने बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया। मेरे काम से उनका क्या ताल्लुक हो सकता था? ये तो मेरे और तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के दरमियान एक ऐसा राज था जिसका इल्म किसी भी गैर मुतल्लिक शख्स को नहीं हो सकता था। हमने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया था और बड़े मंसूबों के लिए राजदारी बुनियादी शर्त होती है। हमने तो इस हद तक राजदारी बरती थी कि तंजीम के भी सिर्फ वही लोग इस मंसूबे के बारे में जानते थे जिनका इससे ताल्लुक था। दीगर लोगों को ये तक मालूम नहीं था कि हम किस मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जब हमने राजदारी का इस हद तक ख्याल रखा था तो फिर इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अलजायरी के सवाल का ताल्लुक मेरे काम से रहा हो। मैंने फ़कत एक लम्हे में समझ लिया कि वो दुम का काम मुकम्मल होने के बारे में इस्तफसार कर रहा है। मेरी नज़र अपनी बेल्ट से लटके हुए क्लिप बोर्ड पर पड़ी। मैंने क्लिप बोर्ड अलजायरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह काम हर एतबार से मुकम्मल हो चुका है। इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक, हर इंस्पेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसे बंद करना है। उन्होंने क्लिप बोर्ड पर हर इंस्पेक्शन रिपोर्ट चेक की और मुतमईन होकर वो एल्युमिनियम प्लेटें तैयार करने और उन्हें कसने में मसरूफ हो गए। मैं चंद लम्हे खड़ा उन्हें काम करते देखता रहा और फिर मैं सीढ़ी के जरिए नीचे उतरा और अपना कार्ड पंच करने के बाद बाहर आ गया। बस में दूसरे मजदूरों के साथ बैठा मैं उन्हें वाइन पीता देखता रहा। बस सेंट नज़ायर की तरफ जा रही थी। मेरे जहन पर फिर माजी की यादें हमलावर हो गईं। ये बात मुझे बहुत बाद में मालूम हुई कि जिस शख्स ने मुझे रिहा करने के लिए कहा था वो इसराइली पार्लियामेंट कनेसेट का एक रुकन था। उसने ये तजवीज़ सिर्फ इसलिए पेश की थी कि किसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी के अरकान के सामने इसराइल की साख खराब होने से बचा ले। वाक़यात जिस तरह से पेश आए थे उसमें ये कुछ होना नागुज़ीर था। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी के अरकान के सामने मुझे पेश करने का मकसद ये था कि वो फ़लस्तीनियों पर कोई भी इल्ज़ाम आयद कर दें। इसराइल के फ़ौजी अफसरान मुझे पहचान नहीं सके थे, वरना उनसे यह हिमाकत हरगिज़ सरजद न होती। एक ही रोज़ कबल तो मैं किसी भी कीमत पर अपनी ज़बान खोलने पर आमादा नहीं हो रहा था। उन बेचारों को क्या मालूम था कि मैं बदलते हुए हालात को अपने हक़ में इस्तेमाल करने का माहिर हूँ। उनके सानो गुमान में भी नहीं था कि मैं एक ज़रा सा मौका मिलते ही यूं फर बोलने लगूंगा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, ताहम मेरा अंदाज़ा है कि उस वक्त मेरी जगह कोई भी होता तो वही करता जो मैंने किया था। कुदरत तो सिर्फ मौका फराहम करती है, उनसे फ़ायदा उठाना या ना उठाना इंसान के अपने हाथ में होता है। कुदरत ने मुझे जो मौका अता किया मैंने उससे फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इसके नतीजे में जनरल एक्स को मजबूरन मेरी रिहाई का फरमान जारी करना पड़ गया था। ये किस तरह मुमकिन है कि मुझे अपनी रिहाई के हुक्म का ख्याल आने के साथ साथ कर्नल डेविड न याद आ जाए। जब भी मुझे कर्नल डेविड याद आता है मेरे जिस्म में गुस्से की एक शदीद लहर दौड़ जाती है। कर्नल डेविड वो शख्स था जिसने फौजी हुक्म की खिलाफ वर्जी इस तरह की थी कि उस पर खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम भी आयद नहीं किया जा सकता था। मुझे कामिल यकीन है कि उसकी नीयत में फतूर था। मैं खुद को उसके रहम करम पर नहीं छोड़ सकता था। कुछ तो यहूदियों की फितरत से आगाह होने के बायस और कुछ उसके अंदाज से मैंने उसके अज़ाइम का अंदाज़ा लगा लिया था।